किर्लोस्कर ग्रुप 135 साल पहले शुरू हुआ ये ग्रुप महाराष्ट्र में पैदा हुए एक इंसान के संघर्ष की ऐसी कहानी है जिसे हर कदम पर रुकावट का सामना करना पड़ा। आर्ट्स में उनकी दिलचस्पी थी, लेकिन स्टडी के लिए कॉलेज गए तो पता चला कि वो पार्शियली कलर ब्लाइंड है। और जब 45 रुपीज पर मंथ की नौकरी लगी तो प्रमोशन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि वो एक इंडियन थे। फिर जब साइकिल रिपेयर की शॉप ओपन किए तो अंग्रेजों ने उसे उखाड़ फेंका, लेकिन उसी इंसान ने इंडिया की सबसे पुराने इंडस्ट्रियल टाउनशिप में से एक किर्लोस्कर वाड़े को इस्टेब्लिश किया, जिसकी रखवाली फ्रीडम फाइटर्स और डकैत किया करते थे। आज वो रोड जहां उनके साइकिल रिपेयर की शॉप हुआ करती थी वो किर्लोस्कर रोड के नाम से जानी जाती है। इंडिया का फर्स्ट आयरन प्लो यानी लोहे का हल, फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप, फर्स्ट डीजल इंजन, फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर और फर्स्ट लेथ मशीन सब कुछ किर्लोस्कर ग्रुप ने दिया है। आज एग्रीकल्चर से लेकर हमारे घरों में या इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाने वाली वाटर पंप्स और किर्लोस्कर के डीजल एंड पेट्रोल इंजन्स ने हमारी लाइफ को काफी आसान बनाया है। इसके अलावा इंडिया में इनोवा और फॉर्च्यूनर की सक्सेस भी इस ग्रुप के बिना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि टोयोटा को इंडिया में लाने का पूरा क्रेडिट किर्लोस्कर ग्रुप को ही जाता है। और जानते हैं दोस्तों, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स की वाइस चेयरपर्सन मानसी किर्लोस्कर का आज रतन टाटा सर की फैमिली से भी एक गहरा रिश्ता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम किर्लोस्कर ग्रुप की शुरुआत से लेकर अभी तक की इंटरेस्टिंग जर्नी को डिटेल में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 20 जून 1869 को, जब महाराष्ट्र के एक वेदांत पंडित के घर लक्ष्मण राव काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म होता है। सबको उम्मीद थी कि ये भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर एक विद्वान पंडित बनेंगे, पर उनका इंटरेस्ट वेदों में नहीं बल्कि पेंटिंग्स और मशीन्स में था। हालांकि उनके पिता हमेशा इसके विरोध में रहे, लेकिन उनके बड़े भाई रामू अन्ना ने उन्हें सपोर्ट किया और इस किर्लोस्कर की कहानी के वो दूसरे मुख्य किरदार हैं। लक्ष्मण राव जब थोड़े बड़े हुए तो उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए रामू अन्ना ने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में उनका एडमिशन करा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब उन्हें पता चला कि वो पार्शियली कलर ब्लाइंड है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वो निराश नहीं हुए और पेंटिंग्स को छोड़कर उसी कॉलेज में इंजीनियरिंग ड्राइंग की पढ़ाई करने लगे। और उनकी ये पढ़ाई आगे काम भी आई जब विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी कि VJTI जैसे रेप्यूटेड कॉलेज में उन्हें असिस्टेंट टीचर की जॉब करने का मौका मिला और सैलरी थी 45 रुपीज पर मंथ। वो मेहनत तो खूब किए, लेकिन जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अंग्रेजों के राज में उनका प्रमोशन होना पॉसिबल नहीं है, तब जॉब छोड़कर कुछ बिजनेस शुरू करने का फैसला किए। और शुरुआत मुंबई से हुई, जब लक्ष्मण राव वहाँ से साइकिल्स परचेज करके अपने टाउन बेलगांव भेजा करते थे और उनके भाई रामू अन्ना उसे कुछ प्रॉफिट पर सेल कर देते थे। फिर साल आया 1888 जब लक्ष्मण राव मुंबई छोड़कर बेलगांव आ गए और वहीं रोड के किनारे साइकिल के सेल्स एंड रिपेयर की शॉप खोल दिए। दरअसल उनका मेन फोकस था फार्मर्स की हेल्प करना, इसलिए वो अमेरिकन मैगजीन्स और वहाँ फार्मिंग में होने वाले इन्वेंशंस पर नजर रखते थे। एक दिन अचानक उनकी नजर चारा काटने की मशीन पर पड़ी, जो उन्हें बहुत काम की चीज लगी और यहीं से उनके दिमाग में एक बिजनेस शुरू करने का आइडिया आया। और वो आइडिया था फार्मर्स की हेल्प के लिए मशीन्स एंड टूल्स का प्रोडक्शन करना। और इस तरह किर्लोस्कर ब्रदर्स के विशाल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत हुई, जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट था इंडिजिनस चाफ कटर। इस चारा काटने की मशीन को लोगों ने खूब पसंद किया, जिसने लक्ष्मण राव और रामू अन्ना के कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया। फिर इसके बाद साल 1903 में किर्लोस्कर ने इंडिया का फर्स्ट आयरन प्लो यानी कि लोहे का हल मार्केट में उतार दिया। लेकिन शायद लक्ष्मण राव की किस्मत में रुकावट के बिना कोई काम होना लिखा ही नहीं था, क्योंकि लोगों ने ये कहकर इस लोहे के हल का विरोध करना शुरू कर दिया कि ये लोहे के हल हमारी उपजाऊ जमीन के लिए जहर है। लक्ष्मण राव को अपना फर्स्ट आयरन प्रूफ सेल करने में 2 साल का वक्त लग गया, लेकिन उसके बाद लाइट वेट और ड्यूरेबल होने की वजह से लोग लकड़ी के हल की जगह इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। जल्द ही किर्लोस्कर ब्रदर्स का बाइसिकल शॉप एक प्रोडक्शन हब में तब्दील होने लगा। लोकमान्य तिलक ने खुद इस फैक्ट्री को विजिट किया और स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्मण राव की तारीफ भी किए थे। लेकिन ब्रिटिश हम इंडियंस की ग्रोथ कैसे देख सकते थे? उन्हें तो अपना माल महंगे दामों पर हमें बेचना था। इसलिए म्यूनिसिपैलिटी ऑफ बेलगांव ने उन्हें दुकान वाली जगह खाली करने का नोटिस पकड़ा दिया। उस मुश्किल दौर में अवध के राजा ने उनकी मदद की और महाराष्ट्र के सांगली में कुंदल रोड रेलवे स्टेशन के पास 32 एकड़ की बंजर जमीन उन्हें फैक्ट्री लगाने के लिए दे दिए और साथ ही कुछ पैसों से भी उनकी मदद किए। साल था 1910। लक्ष्मण राव की नजर के सामने थी सुनसान खाली पड़ी जमीन, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि इस बंजर जमीन को एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल हब में तब्दील कर देंगे। वो अमेरिका के इंडस्ट्रियल टाउनशिप के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके थे और उसी तर्ज पर उन्होंने जमशेदपुर के बाद इंडिया की दूसरी सबसे पुरानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप की नींव रखी, जिसे किर्लोस्कर वाड़ी का नाम दिया गया। और दोस्तों, हम भी जब बहुत मेहनत के बाद एक घर या अपार्टमेंट खरीदते हैं तो लगता है अब सारी परेशानी दूर हो गई,
लेकिन कुछ सालों बाद अगर उस घर, अपार्टमेंट या फिर शॉप को सेल करने या रेंट पर देने की नौबत आ गई तो उतनी ही परेशानी फिर झेलनी पड़ती है। कभी रेट सही नहीं मिलता तो कभी बायर नहीं मिलता और ब्रोकर्स की तो अलग ही टेंशन। और ऐसे में अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां अपनी प्रॉपर्टी को हम फ्री में एडवर्टाइज कर सकें तो स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा। मुझे हाल ही में housing.com के बारे में पता चला जो टोटली फ्री है। सही सुना आपने, टोटली फ्री, कोई हिडन चार्जेस नहीं। और एक अच्छी बात यह है कि बस 3 इजी स्टेप्स में आपकी प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट हो जाएगी। चलिए बताते हैं कैसे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए, फिर प्रॉपर्टी डिटेल्स में फिल करिए कि वो रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल और आपको उसे रेंट करना है या फिर सेल करना है। अब अपना फोन नंबर, नाम और सिटी का नाम डालकर नेक्स्ट दबाइए। अब आप इनकी वेबसाइट पर लॉग्ड इन हो जाएंगे। फिर यहाँ रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद वो डेट डालिए जिस दिन से आपकी प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी और फिर पोस्ट कर दीजिए। प्राइस स्क्रीन के बाद OTP डालते ही आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी और विद इन 30 मिनट्स इस प्लेटफॉर्म पर आपकी प्रॉपर्टी एक्टिवेट भी हो जाएगी। और दोस्तों, आपकी प्रॉपर्टी की रीच को बढ़ाने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अलग अलग एंगल से कुछ अच्छी फोटोज लेकर भी पोस्ट करिए। लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार चेक जरूर करिएगा। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। जेब में लगभग 15,000 रुपए और 25 से 30 वर्कर्स के साथ उन्होंने प्रोडक्शन का काम फिर से शुरू किया और धीरे धीरे शुगर केन क्रशर, हैंड पंप, टेक्सटाइल मशीन्स और हॉस्पिटल के फर्नीचर्स भी वो बनाने लगे। लेकिन एक बार फिर उनके ऊपर मुसीबत आने वाली थी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हो चुकी थी और आयरन ओर की कमी से उनका प्रोडक्शन रुकने की कगार पर था। लेकिन उस वक्त सोलापुर के राजा ने उनकी मदद की और अपने पुराने रस्टेड टैंक्स और वेपन्स उनको दे दिया ताकि लोहे के हल का प्रोडक्शन ना रुके। लक्ष्मण राव भले ही एक ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन वो अनटचेबिलिटी के बिल्कुल खिलाफ थे। वे गरीब और पिछड़े लोगों को काम पर रखते थे। साथ ही सजा काट चुके कैदियों और डकैतों को भी किर्लोस्कर वाड़ी में नाइट वॉचमैन की नौकरी दी जाती थी ताकि फिर से वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। धीरे धीरे किर्लोस्कर वाड़ी एक डेवलप टाउनशिप में तब्दील होने लगा जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल और यहाँ तक कि प्रिंटिंग प्रेस भी एस्टेब्लिश किया गया जिसमें किर्लोस्कर खबर, स्त्री और मनोहर जैसे मैगजीन भी पब्लिश होने लगे। फिर साल आया 1920 जब लक्ष्मण राव ने किर्लोस्कर ब्रदर्स को ऑफिशियली रजिस्टर करा के अगले ही साल इंडिया के पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप को लॉन्च कर दिया। लक्ष्मण राव के 4 बेटे थे जिसमें से सबसे बड़े बेटे शांतनु राव को उन्होंने अमेरिका की MIT में पढ़ाई के लिए भेज दिया। और फिर साल 1927 में जब शांतनु राव मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वापस आए तो उन्होंने कंपनी की कमान को अपने हाथों में लेकर इनोवेशन पर ध्यान देना शुरू किया और तमाम पुरानी मशीन्स को रीडिजाइन करके उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने पर फोकस किया। हालांकि उसी साल वे इंडिया की पहली डीजल इंजन बनाने में भी सफल हो गए, लेकिन अभी इसका प्रोडक्शन कर पाना उनकी कैपेसिटी से बाहर था। साल 1940 में इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर और अगले ही साल 1941 में फर्स्ट लेथ मशीन को भी लॉन्च कर दिया गया। जहां एक तरफ किर्लोस्कर का बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों से आजादी के लिए लोग सड़कों पर उतर गए थे। लक्ष्मण राव भी स्वदेशी के समर्थक थे, इसलिए पूरा किर्लोस्कर वाड़ी महात्मा गांधी के साथ आजादी की इस लड़ाई में उतर गया। शांतनु राव को ये एहसास हो गया था कि देश जल्द ही आजाद होने वाला है और मशीन्स की डिमांड में तेजी आने वाली है। यही सोचकर वे साल 1946 में कर्नाटका के हरिहर में मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड, बेंगलोर में किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी और पुणे में किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड की शुरुआत कर दिए। और फिर जब साल 1947 में देश आजाद हुआ तो लक्ष्मण राव हरिहर चले गए और वहाँ फार्मिंग वगैरह में अपना समय बिताने लगे। आखिर उनकी उम्र भी 80 साल के आसपास हो चुकी थी, लेकिन कुछ बड़ा करने की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। एक बार जब शांतनु राव ने उन्हें पुणे आने को कहा तो लक्ष्मण राव बोले कि जब तक पहला ऑयल इंजन फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलता मैं पुणे नहीं आऊंगा। शांतनु राव और उनकी पूरी टीम ने दिन रात एक कर दिया और दिसंबर 1948 में फर्स्ट इंडिजिनस ऑयल इंजन फैक्ट्री से बाहर आया। उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने जब लक्ष्मण राव बेंगलोर से पुणे अपनी फ्लाइट से रवाना हुए तो आसमान साफ था। रास्ते में किर्लोस्कर वाड़ी दिखा। रोड्स, हाउसेज, बिल्डिंग्स, फैक्ट्री सेट्स, ये सब देखकर उन्हें अपनी जिंदगी का पूरा सफर याद आ गया। और साल 1956 में 87 इयर्स की एज में लक्ष्मण राव किर्लोस्कर की डेथ हो गई। उसके बाद शांतनु राव ने किर्लोस्कर के बिजनेस एक्सपेंशन पर ध्यान दिया और कुआलालंपुर में एक फैक्ट्री सेटअप करने के बाद मलेशिया और यूरोप किर्लोस्कर का मेजर मार्केट बन गया। किर्लोस्कर के पंप्स और डीजल इंजन की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ने लगी। फिर साल 1983 में शांतनु राव के ग्रैंडसन संजय किर्लोस्कर को कंपनी की बागडोर सौंपी गई, जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि मार्केट अब कॉम्पिटिटिव हो रहा था और 1991 के बाद तो कई विदेशी कंपनीज भी इंडिया में आने लगी थी
हालांकि अगर साल 1950 से लेकर 1991 तक की बात की जाए तो कंपनी के एसेट में 32,000% का इजाफा हुआ था। डीजल इंजन, पंप्स, वाल्व्स, मशीन्स एंड टूल्स के अलावा संजय किर्लोस्कर बिजनेस को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी में भी डाइवर्सिफाई करने लगे, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग फील्ड्स की कंपनीज का एक्विजिशन करना शुरू कर दिया। शुरुआत साल 2002 में यूके की सबसे बड़ी पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एसपीपी पंप्स के एक्विजिशन से हुई और फिर साल 2006 में इंडिया की एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी अबान कंस्ट्रक्शन का एक्विजिशन करने के बाद उन्हें गुजरात गवर्नमेंट की नर्मदा प्रोजेक्ट जैसा बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ। फिर साल 2007 में कोल्हापुर स्टील्स लिमिटेड, 2010 में साउथ अफ्रीका की ब्रेबार पंप्स लिमिटेड, 2014 में अमेरिका की सिंक्रोफ्लो और 2015 में नीदरलैंड की रोडेल्टा पंप्स को एक्वायर करके किर्लोस्कर ने सबको हैरान कर दिया और उसके बाद इतना तेजी से आगे बढ़े कि वो दुनिया के सबसे बड़े पंप प्रोड्यूसर्स में से एक बन गए। देखा जाए तो शांतनु राव के दोनों बेटों में से चंद्रकांत किर्लोस्कर के नेक्स्ट जनरेशन ने ही किर्लोस्कर ग्रुप के कोर बिजनेसेस को आगे बढ़ाया, जिसमें फ्लैगशिप कंपनी किर्लोस्कर ब्रदर्स की कमान संजय किर्लोस्कर के हाथ में है, जबकि किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड और किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज की बागडोर अतुल किर्लोस्कर के हाथ में है और छोटे भाई राहुल किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी के कामकाज को देखते हैं और ये चारों कंपनीज आज पब्लिक लिस्टेड हैं। लेकिन शांतनु राव के दूसरे बेटे श्रीकांत जी के परिवार ने अपने फैमिली बिजनेस को फॉलो करने की बजाय कुछ नया करने का फैसला किया। उनके बेटे विक्रम किर्लोस्कर जब अमेरिका के MIT से इंजीनियरिंग करके इंडिया वापस आए तो उन्हें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादा पोटेंशियल दिखा और उनके ही एफर्ट से जापान की टोयोटा किर्लोस्कर के साथ ज्वाइंट वेंचर में इंडिया में एंटर हुई और साल 1997 में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और 2004 में टोयोटा किर्लोस्कर ऑटो पार्ट्स की शुरुआत की गई। टोयोटा के पास टेक्नोलॉजी थी और विक्रम किर्लोस्कर के पास इंडियन कस्टमर्स की अच्छी समझ और जबरदस्त मार्केटिंग स्किल्स। टोयोटा ने किर्लोस्कर के फीडबैक और सजेशंस के हिसाब से ही इंडिया में गाड़ियों को लॉन्च करना शुरू किया और आज टोयोटा के इंडिया में सक्सेस की एक बड़ी वजह किर्लोस्कर का साथ माना जाता है। तभी तो जहां ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनीज के जेवीज ब्रेक हो गए, वहीं टोयोटा और किर्लोस्कर का साथ अभी भी बरकरार है। विक्रम किर्लोस्कर अभी टोयोटा को इंडिया में बहुत आगे ले जाने की प्लानिंग में थे, लेकिन साल 2022 में अचानक उनकी डेथ से कंपनी को बड़ा झटका लगा। लेकिन उनकी बेटी मानसी किर्लोस्कर ने कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने हाथों में लेकर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और हाँ, एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों, मानसी किर्लोस्कर का टाटा परिवार से भी क्लोज रिलेशन है। दरअसल विक्रम किर्लोस्कर ने साल 2019 में अपनी बेटी मानसी की शादी नोएल टाटा के बेटे से की थी और जैसा कि आपको पता ही होगा कि नोएल टाटा रतन टाटा सर के सौतेले भाई हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको किर्लोस्कर ग्रुप के बारे में कुछ नई जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।